हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 4। रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 3 आज होने वाला है। तो जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। मतलब कोई भी न्यूक्लियाई जो होता है, जो रेडियो एक्टिविटी करता है, वो कब डीके करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रियल लैब से एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई न्यूक्लियाई बात करे कि कब डीके करेगा, तो ये इस तरह की बात हो जाती है कि किसी चौराहे पे जा कर के ट्रैफिक पुलिस से आप ये क्वेश्चन करें कि आप ये बताइए कि जो अभी जस्ट जो इसके बाद आने वाली है किस तरफ से गाड़ी आएगी। तो वो भी सोचेगा कि ये क्या अजीब सवाल है, किसी भी तरफ से आ सकती है, लेफ़्ट से भी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है, आगे से भी और पीछे से भी। तो वो इस बात को बता नहीं सकता, लेकिन आप उसको ये बात कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जैसे कि आप पेन पेपर लीजिए और 1 घंटा यहाँ पे रख कर करके ये हमको बताइए कि किस तरफ से कितना गाड़ी आ रहा है, लेफ़्ट से कितना आ रहा है, राइट से कितना आ रहा है, आगे से कितना, पीछे से कितना आ रहा है। तो वो 1 घंटे का वो एवरेज डेटा बता सकता है कि जैसे मान के चलिए लेफ़्ट से आया 20 गाड़ी, राइट से 25 आया है, आगे से 30 आया और पीछे से भी 25 आया है। तो इस तरह का उन्होंने जो है सो एक डेटा तैयार कर दिया है। लेकिन हम लोग इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि किस तरफ से ज़्यादा गाड़ी आती है या किस तरफ से कम आती है। तो इसी तरह से जो है सो रदरफोर्ड और सोडे जो है सो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ये रेडियो एक्टिविटी के ऊपर है। जो कोई भी न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो कब डिसइंटीग्रेट करेगा या डीके करेगा। तो कोई भी न्यूक्लियाई मतलब क्या कि जैसे कि आप अगर हो सकता है कि हाथ में उठाएं, कोई तो है कि तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। वही बात हो गया कि आप चौराहे पे गए, तुरंत गाड़ी आ गया और आपका किस्मत ख़राब रहा तो दिन भर खड़े भी रहें, हो सकता है नहीं भी आएगा। तो इसी तरह का बात है कि अगर कोई भी जो न्यूक्लियाई है जो रेडियो एक्टिव है उसको उठाते ही वो डीके कर जाएगा। और हो सकता है कि आप उठा के पकड़े रहे, बस आप निकल ले, लेकिन वो अब तक वैसे ही बना रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि बहुत सारे न्यूक्लियाई को एक साथ रखा गया और उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया रदरफोर्ड और सोडे के द्वारा। तो उनसे ये कंक्लूजन निकला कि जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रखेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ डीके होगा या डिसइंटीग्रेशन होगा। तो इसी के बेस पे जो उन्होंने एक लॉ दिया है जिसको हम लोग रदरफोर्ड एंड सोडे लॉ भी कहते हैं या उसी को लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और साथ साथ जो है बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल भी होगा। तो इसको हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो लगा लिए, चलिए। ये रेडियो एक्टिविटी जो है एक रैंडम प्रोसेस है। जिस तरह से आप देख लिए कि किसी चौराहे पे कौन तरफ से कब गाड़ी आएगी, वो भी एक रैंडम प्रोसेस है। उसी तरह से जो है सो ये भी रेडियो एक्टिव डीके जो है सो ये रैंडम प्रोसेस है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग लिखते जाएंगे, जो बात अभी किए हैं उसी बात को लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस मतलब ये कभी भी जो है सो रेडियो एक्टिव कर सकता है। अगर किसी पार्टिकुलर न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे वो कब डीके करेगा, तो इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए पार्टिकुलर डीके एनी टाइम बिटवीन t equal to 0 to a particular nuclei डीके या डिसइंटीग्रेट एनी टाइम बिटवीन t equal to 0 to t equal to infinity। मतलब हो सकता है कि जैसे ही आप हाथ में पकड़े या उसको देखें उसी समय डीके कर जाएगा, या तो उसको देखते रहे आप निकल ले, लेकिन वो न्यूक्लियाई अब भी वैसे का वैसे ही है। तो ये हम किसी एक पार्टिकुलर न्यूक्लियाई के बारे में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कब डीके करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी कैन नॉट predict when particular nuclei डीके या उसी को डिसइंटीग्रेट भी कहते हैं, डीके और डिसइंटीग्रेट। अब इसी के ऊपर जिस तरह से बताए थे कि 1 घंटे का आंकड़ा बताने के लिए, तो 1 घंटे का आंकड़ा तो कुछ बता सकता है। तो इसी के ऊपर जो है सो रदरफोर्ड और सोडे दो साइंटिस्ट है, जैसे कि रदरफोर्ड का नाम आप सुने हैं, जो न्यूक्लियाई का खोज किया था, वही उन्होंने ही बताया था कि एटम्स के अंदर जो होते हैं सारा मास और चार्ज जो होते हैं एक वेरी स्मॉल
स्पेस में होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड में ई होता है, रदरफोर्ड एंड सोडे, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। सोडे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। वो अलग अलग एलिमेंट लिया और सभी अलग अलग एलिमेंट है तो उनका भी न्यूक्लियाई जो है सो अलग अलग होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड गेव स्टैटिस्टिकल लॉ। जिस तरह से मान के चलिए अगर कोई डेटा को आप जो है सो कलेक्ट करते हैं और डेटा का जैसे मान के चलिए 1 घंटे का आंकड़ा बताया गया है जैसे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो वो जो होता है वो डेटा उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल कहते हैं, या स्टैटिक्स जिस तरह से आप पढ़े होंगे मैथ में, तो स्टैटिस्टिकल लॉ। और उसमें बताया कि जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा तो क्या रखें, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये कंडीशन है। अगर आप एक न्यूक्लियाई को लेकर कंडक्ट करेंगे तो हो सकता है तुरंत बिखर जाए, हो सकता है कि आप निकल ले, लेकिन आप फिर भी जो है वो हो सकता है लाखों करोड़ों साल में भी वो डीके करे, वो रैंडम प्रोसेस है। तो इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया कहा कि जब बहुत लार्ज नंबर, मतलब क्या कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा तो उस समय जो होता है रेट ऑफ डीके या इसी को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिसइंटीग्रेट या डीके करने का रेट रहेगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। तो सैंपल के अंदर जितना ज़्यादा न्यूक्लिया रहेगा उतना ज़्यादा रेट रहेगा। और इसी को जो है सो रदरफोर्ड एंड सोडेले भी कहते हैं, और इसी को जो है सो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके भी कहा जाता है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है सो मैथमेटिकल टर्म पे आते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसी को रदरफोर्ड एंड सोडे लॉ भी कहा जाता है। रदरफोर्ड एंड सोडे लॉ, क्योंकि उन्होंने दोनों मिल करके ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसके ऊपर जो है सो ये लॉ बताया। ये बताया कि जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा तो कंडीशन इसका ये है, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो यहीं से जो है सो बताया कि रेट ऑफ डीके जो होता है, रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। अब हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि अब ये यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई है। मान लिया कि इस पे n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ये n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एक सैंपल ले ली है। तो आप देखेंगे जैसे कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो अभी ये जो भी है ये सारा का सारा अनडीके, मतलब इसमें से कोई डीके नहीं किया है। जैसे ही हम लोग लेट कर लेते dt टाइम में, मतलब छोटा सा टाइम में जो है सो dn न्यूक्लियाई डिकम्पोज कर गया है, या इसको डीके कह सकते हैं।
तो मान सकते हैं लेट इन टाइम dt dn nuclei disintegrate। तो यहाँ से जो है रेट ऑफ डीके किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए रेट ऑफ डीके जो होगा, जितना न्यूक्लिया डीके हो चुका है और जितना टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो अब ये dn टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो 100 न्यूक्लियाई है। अब ये 100 न्यूक्लिया उसमें से अगर मान के चलिए अब जो बचा हुआ है 80 न्यूक्लियाई, तो ये जो dn टर्म है, तो dn टर्म क्या देख रहा है कि फाइनल में इनिशियल, तो मतलब जैसे ही टाइम बीतता है तो यहाँ पे रिमेनिंग न्यूक्लिया, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया ये अनडीके, मतलब अभी ये डीके नहीं हुआ, इतना बचा हुआ डीके करने के लिए। तो जो कुछ न्यूक्लिया डीके हो चुका है तो आप dn निकाल लें, मतलब फाइनल में से इनिशियल निकाल लें, तो फाइनल छोटा आ रहा और इनिशियल बड़ा रहेगा, तो ये टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ से जो है सो हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ डीके जो आ जाएगा यहाँ से dn/dt, और ये टर्म माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं। ये dn/dt जो है सो माइनस है, मतलब सो टोटल टर्म जो dn है ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे, मतलब कोई भी रेट जो होता है ये टर्म जो है पॉजिटिव होगा। ये टर्म तो पॉजिटिव होना ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो रेट होता है वो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, ये टर्म तो पहले dn नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन लगा देते हैं, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल। तो मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया सैंपल के अंदर n है। अब यहाँ से हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आ जाएगा माइनस dn/dt इक्वल टू λn, या इसी माइनस साइन को इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा dn/dt इक्वल टू माइनस λn। अब जहाँ पे लैम्डा जो है इसको कहते हैं डीके कांस्टेंट, या डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, या इसको रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसको रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहा जाता है। और लैम्डा सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट लिए हैं, तो ये चॉइस ऑफ एलिमेंट भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो है डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ एलिमेंट और आइसोटोप, मतलब एक एलिमेंट के कई तरह के आइसोटोप होते हैं, तो अलग अलग आइसोटोप का जो डीके करने का रेट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो लैम्डा एक कांस्टेंट है और जो सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एलिमेंट को चूज किए हैं। अगर एलिमेंट को बदल देंगे तो लैम्डा का वैल्यू बदल जाएगा। तो अब यहाँ से जो है सो आपको पता चल चुका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया कि dn/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू n है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है अनडीके न्यूक्लियाई है, अनडीके न्यूक्लियाई, क्योंकि जो न्यूक्लियाई बचा हुआ है डिसइंटीग्रेट करने के लिए उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये dn न्यूक्लियाई तो कर चुका है, तो इसको तो नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो पॉज करके इसको नोट कीजिए। कर लिए, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी को, इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। यही एक्सप्रेशन है dn/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा n।
तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद जो है सो इस n को इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dn/n इक्वल टू माइनस d इंटू टी। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, मान लीजिए दोनों को इंटीग्रेट कर दिए, तो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि t इक्वल टू जब 0 टाइम था, जिस समय t इक्वल टू 0 था, तो उस समय जो है सो n इक्वल टू n नोट, मतलब इनिशियल कंडीशन में मान लिया कि n नोट न्यूक्लियाई है। जब कुछ टाइम बीत चुका है, t इक्वल टू मान लीजिए t टाइम पे जो है सो n इक्वल टू n न्यूक्लियाई, ये n न्यूक्लियाई जो है सो अनडीके है, क्योंकि ये जो है सो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, रिमेनिंग न्यूक्लियाई इन सैंपल। क्योंकि अगर देखें शुरुआत में कितना न्यूक्लियाई था, n नॉट न्यूक्लियाई था, जैसे ही टाइम बीत चुका है तो उसमें कुछ न्यूक्लियाई डिके कर चुका है, लेकिन बचा हुआ ये जो न्यूक्लियाई n है वो बचा हुआ न्यूक्लियाई है। तो इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे कि dx/x का फॉर्म दिख रहा है, तो ये ln के टर्म में आ जाएगा। जनरली मैथ में ln को log ही लिखते हैं, तो ये आ जाएगा इसका t इक्वल टू 0 पे देखें, तो t इक्वल टू जो है सो 0 पे ये कितना है n नॉट, और t इक्वल टू t पे जो कितना न्यूक्लियाई बचेगा वो n न्यूक्लियाई है। तो अब यहाँ से हम लोग लिमिट भी पुट कर चुके हैं, तो आप देखिए ये आ जाएगा log n, इसको जो है सो इस तरह से लिख करके लोअर लिमिट n और अपर लिमिट n नॉट और n हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस डी लेमडा तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, अब ये बताए थे, तो ये माइनस डी लेमडा बाहर आ जाएगा, और ये t है, तो t को 0 से t तक करना है, तो t ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा log n माइनस log n नॉट। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये log आप पढ़े होंगे। जिस तरह से आप जानते हैं ना कि ऊपर जो है सो n है, तो अपर लिमिट ऊपर पुट किया, उसके बाद माइनस करके n नॉट कर दिए हैं, अब माइनस में लैम्डा इंटू टी है। तो आप ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे कि log m माइनस log n जो होता है log m/n होता है। उसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो n/n नॉट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log n डिवाइड बाय n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। तो देखिए ये एक्सप्रेशन जो आ गया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये जो है लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसको, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए log इक्वल टू n नॉट बाय n है, तो मतलब ये किसी एनी टाइम t पे न्यूक्लियाई बचा हुआ है, और ये n नॉट जो है सो वो t इक्वल टू 0 पे था, और लेमडा कांस्टेंट है, जैसे टाइम बीतेगा उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है सो हम अगर लोग चाहें तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ से हम लोग उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे कि log को हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंट आएगा, क्योंकि ये जो log है इसका बेस e है, क्योंकि जनरली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उस समय जो आता है नेचुरल log आता है। एक log का बेस 10 होता है, उसको सिर्फ log कहते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें या फिजिक्स में हम लोग जब भी बात करेंगे तो ln को ही log लिखा जाता है, तो इसका बेस e रहेगा, तो दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बचेगा क्या, n डिवाइड बाय n नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस में लैम्डा टी है। तो आप यहाँ से देखिए n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखिए कब 100% न्यूक्लियाई जो है सो डीके करेगा, तो आपको यहाँ से जो है देखने को मिलेगा, जैसे t इक्वल टू, इसे मान लें कि t इक्वल टू 0 पे n का वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो e टू द पावर 0 माइनस 0 तो कोई दिक्कत नहीं, 0 ही हो जाएगा। तो n इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे जो न्यूक्लियाई रिमेनिंग रहेगा, ये जो है, अगर यहाँ से थोड़ा सा और लिख देते हैं उसके बाद ये करेंगे, ये है अनडीके न्यूक्लियाई, अनडीके न्यूक्लियाई, या इसी को बता देते हैं रिमेनिंग न्यूक्लियाई इन द सैंपल, रिमेनिंग न्यूक्लियाई इन सैंपल।
इस सैंपल के अंदर जो बचा हुआ न्यूक्लियाई वो है एट टी इक्वल टू एट टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे जो न्यूक्लियाई बचा हुआ है वो n है। और ये तो जानते हैं इनिशियल न्यूक्लियाई, ये भी अनडीके, क्योंकि शुरुआत में जो सारा न्यूक्लियाई तो बचा ही रहेगा। जैसे ही टाइम टी बीत चुका तो एन नॉट माइनस एन, जो कितना डीके किया है तो वो डीके न्यूक्लियाई जो लिख सकते हैं यहाँ से, डीके न्यूक्लियाई जो हो जाएगा वो एन नॉट माइनस एन, मतलब इतना न्यूक्लियाई डीके कर चुका है। अब देखेंगे 100% न्यूक्लियाई कब डीके करेगा, तो आप देख सकते हैं इसी को हम लोग पुट करते हैं टी इक्वल टू 0 पे। देखें टी इक्वल टू 0 पे तो एन का वैल्यू एन नोट आ जाएगा। जिस तरह से देखिए ई टू द पावर ई माइनस लेमडा इंटू टी है, तो यहाँ पे टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ई टू द पावर 0, अगर किसी भी एक्सपोनेंट का पावर 0 होता है तो आप जानते हैं कि 1 उसका वैल्यू होता है। और जैसे ही देखेंगे इसको तो अब इसका वैल्यू जो है सो 0, मतलब इनका वैल्यू जो है सो एन इक्वल टू एन नोट, तो ये रिमेनिंग न्यूक्लियाई है तो इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को 1 बाय, मतलब जो सो ये 0 हो जाए। तो 0 होने के लिए क्या है कि इसका पावर इन्फिनिटी, टी अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो देखिए यहीं से तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो हो जाएगा 1 का पावर इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी समथिंग इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लगभग टेंस टू 0 आ जाएगा। तो ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर के कंप्लीट न्यूक्लियाई जो है सो वो 0 हो पाएगा। एंड टी टेंस टू इन्फिनिटी, जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तब n इक्वल टू 0 हो पाएगा। तो समझिएगा शुरुआत में जितना ज़्यादा मान के चलिए सैंपल रहेगा उतना ज़्यादा फास्टी रेट से वो डीके करेगा। जैसे सैंपल के अंदर जो है न्यूक्लियाई घटते जाएगा तो उसका डीके का रेट भी घटता जाएगा। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर के लास्ट न्यूक्लियाई जो है सो वो डीके करेगा। तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है, तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का ग्राफ है, इसका पावर है, तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, पहले लिख लिए। चलिए तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे हम लोग तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन ये है। तो इसी एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं कि n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी है। इसी एक्सप्रेशन ये, तो ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, y टू द पावर ई माइनस एक्स, यही है ई का पावर माइनस एक्स। ये ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से है। तो इस पर जो है सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग बच जाएगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई इसमें वर्सेस टाइम है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एन नॉट है, शुरुआत में जो न्यूक्लियाई टी इक्वल टू 0 पे कितना बचेगा, एन इक्वल टू एन नॉट। अब कभी कभी जो मान के चलिए इसमें जो है सो लेमडा को डिफाइन करने का देता है, इस लेमडा को, तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कर्व में पुट कर देंगे, तो इसको मिटा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये लेमडा जो है, ये लेमडा इसको डिफाइन करने का देता है कभी कभी। तो क्वेश्चन है डिफाइन लेमडा। तो लेमडा को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है सो यहाँ पे एक बार लेमडा इक्वल टू, मतलब टी इक्वल टू 1 बाय लेमडा लेते हैं। तो टी इक्वल टू जब 1 बाय लेमडा लेंगे तो टी इक्वल टू 1 बाय लेमडा लेंगे। चाहे ऐसे कर सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू हम लोग 1 बाय टी लिए, ऐसे भी हो सकता है। तब इसमें पुट करेंगे तो n इक्वल टू जो हो जाएगा वो n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी की जगह पे हो जाएगा 1 बाय लेमडा। तो 1 बाय लेमडा इंटू लेमडा वो दोनों कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, ये n नॉट ई टू द पावर -1। तो इसको चाहे तो हम लोग n इक्वल टू n नॉट इंटू 1 बाय ई कर सकते हैं, 1 बाय ई। और 1 बाय ई का जो वैल्यू होता है, ये फेमस वैल्यू है, इसको 0.37 कुछ इस तरह से जो लगभग अप्रोक्स आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किया जाएगा n नॉट इंटू 0.37
तो ये जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है वो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको आगे कर लेते हैं n0। अब देख रहे हैं कि t इक्वल टू जब 1/λ होता है तो उस समय जो न्यूक्लियाई बचा हुआ है सैंपल के अंदर वो 37% है, मतलब 63% जो है सो ये डीके हो चुका है। तो अगर इसको लिखना चाहें लैंग्वेज में लिख सकते हैं लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम in which nuclei remain in sample are 37% of initial nuclei। मतलब ये टी लेमडा जो है सो रेसिप्रोकल टाइम वो टाइम है, टाइम का वो रेसिप्रोकल है जिस समय जो न्यूक्लियाई डीके कर जो है सो वो कितना बच जाता है, लगभग 37% ही बच जाता है। या इसको और ऐसे भी कह सकते हैं, इसको और ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, लेमडा इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम in which 63% nuclei decay, 63% nuclei decay। मतलब 1/λ टाइम में जो है सो 63% न्यूक्लियाई डीके हो जाता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 37% न्यूक्लियाई रिमेनिंग बचा है। तो इस पे हम लोग किसको ले रहे थे, एन को ले रहे थे। एन जो है सो अपना रिमेनिंग न्यूक्लियाई है। तो जब टी इक्वल टू मान लेते हैं कि जो इस समय टी इक्वल टू 1/λ यहाँ पे, तो इस समय जो सैंपल के अंदर न्यूक्लियाई सिर्फ बचेगा वो 37% बचेगा। ये 0.37 इंटू n0, तो इतना ही न्यूक्लियाई बच जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो टी क्या है, सॉरी लेमडा क्या है, कि एक रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है जिस समय जो न्यूक्लियाई होता है वो 63% डीके हो जाता है, और जो सैंपल के अंदर बचता है सैंपल के अंदर वो 37% ही बचता है। तो इतना को नोट कीजिए, उसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। अभी जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे लॉग टेक के टर्म में जो किए थे उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ कि t इक्वल टू 0 पे, मतलब जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ t इक्वल टू 0 पे जो न्यूक्लियाई बचता है हम लोग उसको n0 कंसिडर करते हैं। तो n0 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, n0 जो देखिएगा तो ये 100 दिया हुआ है। कह रहा है कि t इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर 100, तो n0 दिया हुआ है 100। अब कह रहा है कि जो 80 इक्वल टू 1 सेकेंड, जैसे कि 1 सेकेंड बीत गया है, दिज नंबर ऑफ बिकम 90। तो इसका मतलब क्या, जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है वो n है, जिसमें 10 न्यूक्लियाई डीके कर चुका और जो बचा है वो 90 है। तो t इक्वल टू टी पे जो दिया हुआ है n इक्वल टू हम लोगों को 90 दिया हुआ है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। पूछ रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना न्यूक्लियाई बचेगा, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जनरली हम लोग इसको जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उस पर लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या आया था, log n डिवाइड बाय n0 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे है वो n0 x न्यूक्लियाई है। लेट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड remaining undecayed nuclei are remaining undecayed nuclei are x। ये x मान लिए हैं। तो पहले हम लोग पुट करते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन आ जाएगा, मान के चलिए log ये कितना है n है, तो n का वैल्यू जो है 90 है यहाँ पे। तो n का वैल्यू 1 सेकेंड पे 90 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू माइनस लेमडा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था, इसको छोड़ देंगे, ये 1 सेकेंड। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं।
उसके बाद सेकंड कंडीशन में दिया गया जब t = 2 सेकंड है तो उस समय जो न्यूक्लियाई कुछ डीके हो चुका और बचा हुआ न्यूक्लियाई जो है वो हम लोग x मान चुके हैं, ये x मान लिया है। तो सेकंड केस में जो आ जाएगा log x, जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है 2 सेकंड पे वो x है और जो इनिशियल है वो तो 100 ही है, इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू 2। तो इसको सेकेंड इक्वेशन कैंसिल कर लेते हैं। अब हम लोग 2 में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम 2 डिवाइड बाय फर्स्ट, तो 2 में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो चलिए ये हो जाएगा log x डिवाइड बाय 100 होल डिवाइड log 90 बाय, देखिए 90 बाय इसका दोनों का जीरो कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये है, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 9/10 बच जाएगा। 9/10 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू 2 डिवाइड बाय माइनस लेमडा इंटू 1 है, तो लेमडा भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से जो आ रहा है वो log x बाय, इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो log x बाय 100 इक्वल टू, तो यहाँ से जो बचेगा ये लेमडा कट गया तो सिर्फ 2 ही बचेगा, तो ये 2 उधर आ जाएगा, 2 इंटू log 9/100। अब देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर m रहता है log n होता है तो ये पावर ऊपर चले जाता है, ये जो होता है आर्गूमेंट इसके ऊपर जो है सो ये पावर आ जाता है। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा log x बाय 100 इक्वल टू, ये 2 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा log 9/10 का पावर 2। तो आप दोनों तरफ log को हटा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग log को हटा देंगे तो ये आ जाएगा x बाय 100 इक्वल टू, ये 9 का स्क्वायर 81 और डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 81। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो है नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई जो बचेगा वो बचेगा 81। तो इसको देख लिए, ये बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से हम लोग जो है सो पहले लेट किए हुए थे। तो अब हम लोग हाफ लाइफ को देखते हैं। तो अगर कोई भी हाफ लाइफ वो टाइम होता है कि जिसमें आधा न्यूक्लियाई डीके कर जाएगा और आधा न्यूक्लियाई जो है सो रिमेनिंग रहेगा, तो उस सिचुएशन में देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ डीके, हाफ लाइफ ऑफ डीके। तो हाफ लाइफ को जो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, टी लिख करके नीचे में हाफ कर देते हैं 1/2, तो इससे पता चलता है कि जो ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ किसी भी न्यूक्लियाई का वो हाफ लाइफ होता है जिस समय जो है तो ये न्यूक्लियाई आधा जो है सो मान के चलिए अगर हम n न्यूक्लियाई लिए हैं, n नॉट लिए हैं, तो वो जब ये t हाफ लाइफ बीत जाएगा तो उसका जो न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन होगा वो n0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम इन विच हाफ न्यूक्लियाई डीके एंड remaining half nuclei undecay इन सैंपल। किसी भी सैंपल के अंदर अगर रहेगा तो उस समय जो है वो आधा न्यूक्लियाई बचेगा और आधा न्यूक्लियाई डिकम्पोज हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि t इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 पे n इक्वल टू n0 होगा, t इक्वल टू 0 पे n इक्वल टू n0 न्यूक्लियाई। जैसे ये हाफ टाइम बिच जाएगा, t इक्वल टू जब ये हाफ बिच जाएगा तो उस समय जो n रिमेनिंग न्यूक्लियाई हो जाएगा वो n0/2 हो जाएगा। यही तो डेफिनेशन कर रहा है कि ये वो टाइम है जहाँ पे आधा न्यूक्लियाई डीके कट जाता है और आधा ही बचेगा। तो हम लोग ये जो लिखते हैं ये यहाँ पे वो अनडीके न्यूक्लियाई जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है, तो जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है वो भी तो हाफ ही है, हाफ न्यूक्लियाई अनडीके, तो ये n0/2 है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला जब ये देखें हम लोग क्या था, log n डिवाइड बाय n0 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी।
अब जब t इक्वल टू हम लोग हाफ लाइफ रखेंगे तो उस समय जो n का वैल्यू है वो n0/2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं log n0/2 डिवाइड बाय n0 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हाफ लाइफ, क्योंकि यही हाफ लाइफ टाइम को हम लोग पुट कर दिए हैं। तो n0 तो देखने कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ रहा है log 1/2 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हाफ लाइफ। तो इसको थोड़ा यहाँ इधर कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे कि ये 1/2 है तो इसको 2 का पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किए, 2 का पावर -1 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हाफ लाइफ है। इसका बेस जो है सो ई है, क्योंकि जो भी हम लोग लॉग ले रहे हैं तो उसका बेस हमेशा याद रखना है कि ये ln है। तो ln का बेस जो होता है वो ई होता है। तो अब ये माइनस पावर को हम लोग बाहर कर सकते हैं, -1, तो इसे -1 तो लिखा नहीं जाता, सिर्फ माइनस को बाहर कर दिया। तो ये माइनस log 2 इक्वल टू माइनस लेमडा टी हाफ लाइफ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से टी हाफ लाइफ आ चुका है। तो ये आ गया है log 2 डिवाइड बाय लेमडा। अगर आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। log 2 का वैल्यू अगर देखेंगे ये ln टर्म में तो ये 0.693 डिवाइड बाय लेमडा। अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हैं तो उस समय आपको जो है सो इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ इस तरह से। उसका जो हाफ लाइफ होता है वो भी ऐसे ही होता है। ये अगर देखेंगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मान के चलिए अगर हम 1 लाख न्यूक्लिया लिए हैं तो उसको आधा होने 50,000 होने में जो टाइम लगेगा वो यही टाइम लगेगा, log 2 बाय लेमडा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर मान के चलिए कि हम 100 न्यूक्लिया लिए तो 100 से 50 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा और 1 लाख से 50,000 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि टी हाफ लाइफ जो है सो लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि ये सिर्फ लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। तो लेमडा तो खुद डिपेंड करता है कि चॉइस ऑफ एलिमेंट पे। अगर हम अलग अलग एलिमेंट के लिए लेंगे तो लेमडा का वैल्यू अलग होगा। तो इसका मतलब जो अलग अलग न्यूक्लिया होगा, मतलब अलग अलग एलिमेंट का जो होगा उसका जो हाफ लाइफ होगा वो भी अलग होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि लेमडा डिपेंड्स ऑन एलिमेंट या आइसोटोप, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर जो कई सारे आइसोटोप होते हैं तो अलग अलग आइसोटोप का भी जो है सो डीके करने का रेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे टी हाफ लाइफ जो है सो ये ऑल्सो डिपेंड डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ एलिमेंट। मतलब आधा डीके करने में जो है सो टाइम किसी भी न्यूक्लियाई का हो वो इतना ही लगेगा। अगर मान के चलिए कि अभी हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं, तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको कंपैरिजन पे आते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है सो n हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा उसको निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। पुल्लल जो होता है वो VES लिखते हैं हम लोग, जिस तरह वाई में लिखते हैं तो VES मतलब FE को हटा करके इस तरह से। तो यही हो गया। जैसे मान लें कि इनिशियल न्यूक्लियाई जो है सो मान के चलिए जो न्यूक्लियाई है इनिशियली वो N0 है। तो मतलब 1 हाफ लाइफ, जब हाफ लाइफ टाइम जब बीतेगा तो ये N0/2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि न्यूक्लियाई या रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर हाफ लाइफ टाइम, मतलब इसको लिख सकते हैं आफ्टर 1 हाफ लाइफ। तो मतलब एक हाफ लाइफ के बाद जो न्यूक्लियाई बचेगा वो N0/2 बचेगा। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये बचेगा N0/2। अगर सेकेंड हाफ लाइफ टाइम करेंगे मतलब जो है जैसे आधा टाइम और बीतेगा
तो मतलब आधा हाफ लाइफ मतलब क्या, इसका जब आधा और हो जाएगा तो सेकेंड हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ में इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n0/4। उसी तरह से अगर 3 हाफ लाइफ बीत जाएगा तो ये जो हो जाएगा वो n0/8, क्योंकि इसका भी आधा 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान के चलिए कि 4 हाफ लाइफ टाइम बीत चुका है तो इसको n0/16 हो जाएगा। इसी तरह से मान के चलिए, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग चाहें तो n0/2 लिख सकते हैं। अगर इसको भी जाकर देखेंगे क्योंकि उससे अरेंजमेंट मिल जाएगा और वहाँ से हम लोग फार्मूला कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n0/2 और इसको लिखना चाहें तो देखिए n0/2 आ जाएगा और ये जो हो जाएगा n0/2 है ये। उसी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे आफ्टर n हाफ लाइफ तो ये हो जाएगा n0 डिवाइड बाय, अगर 4 हाफ लाइफ टाइम मतलब 4 हाफ लाइफ टाइम बीत चुका है तो उस समय 2n4 लिखे थे, तो जब n हाफ लाइफ टाइम बीत जाएगा तो उस समय n0/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि 2 का पावर जो हो जाएगा ये n0 डिवाइड बाय 2n। तो ये है। अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देखें तो जो ग्राफ जो ड्रॉ किए थे टाइम के साथ, इस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिए थे, n लिए थे और इस पे टाइम लिए थे। तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऑब्जर्व हुआ था। थोड़ा सा इसका कर्व सही कर देते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से हुआ। तो मान के चलिए कि जैसे भी ये न्यूक्लियाई जो है सो कंप्लीट है t=0 पे, तो अब इसको आधा होने में जो टाइम लगेगा वो n0/2 होने में वो t हाफ लाइफ मतलब जो t लगेगा, जिसका मतलब क्या है कि log 2/λ ये है हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि अब टी टाइम मान के चलिए कि ये टी टाइम में अगर इसको लिखें तो अगर ये टी टाइम में n0/2 आए तो अगले 2t टाइम मतलब अगले टी टाइम में, तो अगला टी टाइम मतलब यहाँ पे आएगा तो ये 2t हो जाएगा, तो ये इसका भी आधा होगा। तो मान लीजिए कि ये इसका आधा हुआ है और ये इस समय, और मान के चलिए इसी तरह से अगर 3 हाफ लाइफ टाइम बीतेगा, ये कैपिटल टी जो है वो हाफ लाइफ टाइम को दिखा रहा है, तो प्रत्येक टाइम पे जब देखेंगे आधा हो रहा तो टाइम उतना ही ले रहा है। इसी तरह से अगर देखेंगे तो लास्ट का न्यूक्लिया जो बचेगा वो उसको डिकम्पोज करते करते वो इनफाइनाइट टाइम ले लेगा। तो हाफ लाइफ देखने शुरुआत में जो है सो बहुत ही ज़्यादा फास्टली सिंपल जो है सो घट रहा है, उसके बाद इसको देखेंगे तो ये है n0/8। फिर जैसे जैसे सैंपल के अंदर न्यूक्लियाई कम होता जा रहा है उस समय जो है उसका डिकम्पोज होने का रेट घटता जा रहा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला भी हो गया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए, इसको आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो किए, चलिए अब देखते हैं, अब हम करते हैं। तो अभी जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं उसी के ऊपर बनाते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि अभी इसका दिया हुआ है कि n0 जैसे कि अगर t=0 पे देखेंगे तो 8 न्यूक्लियाई था। उसके बाद जैसे ही कुछ टाइम बीत गया, मान के चलिए 9 डेज बीत गया। कितना टाइम दिया हुआ है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिक्रीज फ्रॉम इतना इन 9 डेज, मतलब टाइम जो है सो 9 दिन बीत चुका है। तो ये n जो अब घट करके हो चुका है वो 1000 है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम the number of nuclei remain। तो n इक्वल टू जो n बचा है, यही बचा है क्योंकि जो n है उसी के बारे में कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, या नीचे से लिख सकते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा n0 डिवाइड बाई 2n है। अब n जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है वो 9 डेज बीतने के बाद वो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू 8000
डिवाइड बाय 2n है, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n और ये 8 है, तो 8 को चाहे तो हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3 हाफ लाइफ टाइम, मतलब 3 हाफ लाइफ जब हुआ है तब जाकर के इतना हुआ है। तो देखिए 1 हाफ लाइफ में जो है सो कितना टाइम लगा है, 3 हाफ लाइफ में 9 डेज लगा है। यहाँ से देख सकते हैं 3 हाफ लाइफ इन 9 डेज। तो एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा, तो इसको 9/3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 डेज। तो 3 डेज लग गया है। तो यहाँ से आपको टी हाफ लाइफ जो है सो मतलब हाफ लाइफ टाइम पता चल चुका है कि 3 डेज है। और उसी के बेसिस पे जो है सो आप फाइंड हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट, और डी के कॉन्स्टेंट मतलब लैम्डा का वैल्यू। तो डी के कॉन्स्टेंट के यहाँ से रिलेशन हम लोग देखे थे, टी हाफ लाइफ जो होता है वो 0.693 डिवाइड बाय लेमडा है, तो इस तरफ हम लोग लेमडा कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ लाइफ, तो इसका तो वैल्यू दिया हुआ है 3 डेज। तो लेमडा जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर ये डेज इन्वर्स हो जाएगा, डेज इन्वर्स है, क्योंकि जैसे कि लेमडा का यूनिट देखेंगे तो हमेशा जो है सो 1 बाय मतलब ये नंबर है डिवाइड बाय टाइम है, तो इससे 1 इन्वर्स में आएगा। तो ये लेमडा जो आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.231 डे इन्वर्स, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप इसको भी देख लिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो एक्टिविटी क्या होता है इसको देखते हैं। एक्टिविटी जो होता है वो ये होता है कि रेट ऑफ डीके जो होता है उसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। तो इसको पहले नोट कीजिए, उस पर आते हैं। तो हेडिंग दीजिए एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। एक्टिविटी ऑफ रेडियो, ये ओ है एक्टिव सैंपल। जैसे एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह होता है रेट ऑफ डीके, इसको कहते हैं रेट ऑफ डीके। आप जानते हैं रेट ऑफ डीके जो होता है वो dN/dt होता है, dN/dt। इसको माइनस साइन में लेते हैं क्योंकि ये जो एक्टिविटी होता है ये पॉजिटिव होती है, ये होता है पॉजिटिव। और जानते हैं कि जो dN टर्म होता है वो खुद ही नेगेटिव है, क्योंकि ये टर्म जो है सो dN जो है ये नेगेटिव खुद ही है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग एक साइन इंक्लूड करते हैं, उस पर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो R इक्वल टू आ जाएगा -dN/dt। लेकिन आप जानते हैं कि ये -dN/dt जो है फ्रॉम रदरफोर्ड एंड शोडेलो से, रदरफोर्ड एंड शोडेलो। तो रदरफोर्ड एंड शोडेलो से क्या कहता है, -dN/dt जो होता है वो -dN/dt जो होता है वो लैम्डा इंटू n, और n जो है सो सैंपल प्रेजेंट जो अनडीके है वो सैंपल के अंदर वो है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो R इक्वल टू जो हो जाएगा लैम्डा इंटू n, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अभी आप पढ़ें कुछ देर पहले कि डीके लॉ से n इक्वल टू होता है n0 e⁻ लैम्डा इंटू टी। ये तो अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो R इक्वल टू लैम्डा, n की जगह पे लिखेंगे n0 e⁻ लैम्डा इंटू टी। अब ये n0 क्या होता है, n0 जो होता है t इक्वल टू 0 पे, तो यहीं पे लिख देते हैं एट t इक्वल टू 0, n इक्वल टू n0 है। तो यहाँ से जो है सो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो R इक्वल टू जो हो जाएगा उस समय R इक्वल टू R0, और ये R0 जो है सो इस वैल्यू को कहेंगे। तो R0 का वैल्यू जो हो जाएगा वो लैम्डा इंटू n0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे
तो R इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो है सो डीके कांस्टेंट दिया रहेगा और सैंपल के अंदर कितना न्यूक्लियाई बचा हुआ वो दिया रहता है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन जब करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको आप लोग कीजिएगा। तो सिंपल जो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन सब होता है। तो ये आर नॉट क्या है, ये एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0 पे है, एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0 पे। ये एक्टिविटी एट एनी टाइम, ये क्या है, एक्टिविटी एट एनी टाइम, ये किसी पार्टिकुलर टाइम पे है आर, और ये आर नोट जो है सो टी इक्वल टू 0 पे है। तो ये इस तरह से है। अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह से अभी देखे थे एन इक्वल टू एन नोट का। तो इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहेंगे तो इस तरह से आ सकता है। मतलब एक्टिविटी आर वर्सेस टी है। तो टी इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो टी इक्वल टू 0 पे जो है इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आर नोट आ जाएगा, इस समय आर नोट हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीज करेगा तो ये एक्सपोनेंट का है, लेकिन वो भी डीके है, तो डीके जब करता है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हर बार ऐसा क्यों हो रहा है जी, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे मान के चलिए इसमें भी अगर टी इक्वल टू, अगर हम पुट कर ले टी इक्वल टू 1 बाई लेमडा, मान लीजिए टी इक्वल टू 1 बाई लेमडा है, तो जो एक्टिविटी होगा वो इनिशियल एक्टिविटी का 0.37 आर नोट बचेगा, क्योंकि ये इस तरह से है, क्योंकि इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0.37 दे देगा। तो इस तरह से हो सकता है। तो ये है एक्टिविटी, क्योंकि ये किसी भी सैंपल के दौरान, मतलब किसी भी रेडियोएक्टिविटी का जो एक्टिविटी होती है वो रेट ऑफ डीके बताता है। जो रेट ऑफ डीके होता है उसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। और एक्टिविटी को डिफाइन जो किया जाता है वो इस तरह से, आर इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी को, और माइनस डी एन बाई डी टी को हम लोग लेमडा इंटू एल रदरफोर्ड एंड सोडेल लॉ से प्रूफ कर चुके हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हो आप लोग, इसको पॉज करके ट्राई कीजिएगा। तो इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया है 6 इंटू 10 पावर जो एक्टिविटी का रेट दिया हुआ बेक्यूरल। बेक्यूरल जो होता है वो यूनिट होता है, एक्टिविटी का जो है यूनिट होता है, या रेट ऑफ डीके जो होता है उसको हम लोग बेक्यूरल में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिविटी जो खोज किया गया था वो हेनरी बेक्यूरल द्वारा, वो बताया था एक्सीडेंटली हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ कि रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसके अंदर न्यूक्लियाई किसी टाइम पे अगर कुछ भी हो, मान लेते हैं कि 10 का पावर जो है सो वो 15 दिया हुआ है, और उसका जो एक्टिविटी है 6 इंटू 10 टू द पावर 11 है। तो n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 15, और r का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर 11 है, 6 इंटू 10 टू द पावर 11 है। और पूछ रहा है उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, तो मतलब हाफ लाइफ क्या होगा। तो पहले हम लोगों को लेमडा निकालना है, लेमडा निकाल लेंगे तो वहाँ से हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, r इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू n, ये फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग पुट करते हैं, यहाँ से लेमडा निकल जाएगा। तो r का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर 11 इक्वल टू लेमडा, और n जो है सो 10 का पावर 15 है। तो यहाँ से अगर लेमडा देख रहे हैं तो ये पावर इधर आकर के ये -4 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 का पावर -4 आ जाएगा, ये लेमडा है। तो लेमडा जब किस तरह से टाइम इन्वर्स में ही होगा, तो इसको हम लोग टाइम इन्वर्स ही कर लेते हैं, क्योंकि लेमडा का यूनिट जो होता है वो टाइम इन्वर्स होता है। अब यहाँ से हम लोगों को हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ अगर निकालेंगे तो देखिए ये बेक्यूरल जो होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, ये सेकेंड इन्वर्स में होगा। इसको भी हम लोग यूनिट बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो टी हाफ लाइफ जो होता है वो 0.693 और डिवाइड बाय लेमडा, और लेमडा का वैल्यू तो निकल ही चुका है ये वाला। तो यहाँ से देखेंगे तो 0.693 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, सॉरी 4 है। तो ये 4 पावर ऊपर चले जाएगा, तो अगर देखेंगे तो ये 4 पावर ऊपर चले जाएगा, तो ये 9693 0 डिवाइड बाय 6 है, तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 1 टाइम्स में ये 5 3 33 हो जाएगा, फिर ये सो ये हो जाएगा इस तरह से। तो अगर ये देख रहे हैं तो यहाँ से आपको हाफ लाइफ जो मिल रहा है वो मिल रहा है 155 सेकेंड, कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो लास्ट टर्म हम लोग इसको देख लेते हैं, यूनिट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो क्या उसका होता है, एक्टिविटी का जो यूनिट होता है उसको देख लेते हैं। तो इसको नोट किए तब तक।
तो नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एक्टिविटी। यूनिट ऑफ एक्टिविटी या इसी को रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी अगर माने तो इसको आर कहते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है उसको बैक्यूरल कहते हैं, ये बैक्यूरल होता है, बैक्यूरल होता है। इसको हम लोग बी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह से अभी देखे थे। और वन बैक्यूरल जो होता है, वन बैक्यूरल ये होता है वस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसलिए तभी जो हम सेकेंड इनवर्स लिखे थे लैम्डा का यूनिट। और जो है सो एक और भी होता है, रदरफोर्ड होता है। अगर देखेंगे तो वन रदरफोर्ड, इसको पूरा लिख देते हैं वन, या इसी को रदरफोर्ड को आर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। रदरफोर्ड मतलब ये आर डी होता है। तो वन आर डी जो होता है, वन रदरफोर्ड, वो बैक्यूरल। बैक्यूरल तो आप जान रहे हैं कि जो वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। तो इसको अगर देखें डेटा तो ये 10 का पावर 6 होता है, 10 का पावर 6 बैक्यूरल। और एक और यूनिट होता है उसको क्यूरी कहते हैं। तीसरा जो यूनिट है क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पे जो से ये है। इसको सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी बहुत बड़ा यूनिट है। अगर हम देखें तो वन क्यूरी जो होता है, सी आई मतलब क्यूरी, तो ये होता है 3.6, कुछ ऐसे ही होता है, सॉरी 3.7 होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल। या इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 3 यूनिट होता है जिसमें आप मान के चलिए बैक्यूरल जो होता है वो सबसे बेसिक यूनिट है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को कहते हैं, और उसी का कन्वर्जन है रदरफोर्ड और क्यूरी। तो ये सब भी, क्योंकि ये सब भी जो है सो रेडियो एक्टिविटी में जो है बहुत सारा अपना इसका अपना तजुर्बा है और उसमें जो है बहुत सारे काम किए थे, इसलिए यूनिट भी उसके नाम पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।